हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आए हैं, ओम्स लॉ। यानी इस चैप्टर की जान है और आगे आने वाली हर चीज में ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए या तो आप रट लीजिए या सिंपल चीजों को पकड़ कर फिर समझिए। आइए ओम्स लॉ को बहुत ही आसानी से समझते हैं। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इस फिगर का आपको ध्यान रखना है। सारी बातें क्लियर होंगी। आप इस फिगर को ध्यान रखिए। क्या ओम्स लॉ, ये V है यानी वोल्टेज, ये है करंट। तो ओम्स लॉ का जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच में है? V और I के बीच में है। पहली चीज। अच्छा बताइए, ये मैंने एक लाइन बनाई है पूरी की पूरी, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका I बढ़ रहा है, क्या आपका V बढ़ रहा है? अगर ग्राफ नहीं, मान ली इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर I मान ली ये है, तो आपका वोल्टेज कितना है? यहाँ है। फिर इस पॉइंट पर चलते हैं, इस पॉइंट पर, क्या इस पॉइंट पर आपका I बढ़ गया है? तो इस पॉइंट पर आपका V भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। तो आइए पढ़िए। इट स्टेट दैट करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है। यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। अपने सिलेबस में भी ये चीजें है नहीं, क्लास 11th में आती हैं। चलिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपको हमेशा से पता होगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आर आई आ गया है। R एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? वायर का जो कांस्टेंट है वही क्या है? R। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। स्लोप एक चीज है। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या ये आपका V परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, यानी V बाई आई। इस फार्मूले में लगाइए। आइए साइड में हम लोग इसको करते हैं। आपका दिया हुआ है V इज इक्वल टू आई आर। आपने स्लोप निकाला V बाई आई, क्या ये R के बराबर है? यानी जो आपका स्लोप है, क्या यही स्लोप डायरेक्टली अगर हम कह सकते हैं, क्या स्लोप R को बताता है? एक कंफ्यूजन बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखिएगा, मैं यही बता देता हूं। आगे थोड़ा सा आगे की चीज है, ध्यान से। अब आपको ग्राफ को उल्टा कर दिया गया। ग्राफ ऐसे दिया है, आप यहां जब स्लोप निकालेंगे आपका स्लोप आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी I बाई V। अब बताइए, अगर I बाई V आया है इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 बाई R, है ना? तो ग्राफ को ध्यान से देखना है कि वो ग्राफ I बाई V है या V बाई I है। अपने सिलेबस में ये है, ये मैंने एक्स्ट्रा बस नॉलेज के लिए आपको बता दें कि आप कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है? ये चीज। अच्छा बताइए, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रेजिस्टेंस होता है क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। एक सिंपल सी मतलब है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी करंट को फ्लो होने से जो रोकेगा वही क्या होता है? रेजिस्टेंस। यहां से निकाले V इज इक्वल टू आर आई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? V बाई आई। SI यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। आइए फिर से वही चीज, 1 ओम को आपको डिफाइन करना है, क्या होता है? मैंने कहा था जब भी 1 की बात की जाएगी अपने फार्मूले में 1 1 पुट कर दो। हमने देखो फार्मूला बताया, V बाई आई, V को पुट कर दिया 1 वोल्ट, I को पुट कर दिया 1 एम्पियर। यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जो 1 एम्पियर करंट को फ्लो हो रहा है जब 1 वोल्ट अप्लाइड कर रहे हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो व्हेन 1 वोल्ट अप्लाइड। यानी 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम के बराबर आएगा, ठीक है? हमने रेजिस्टेंस देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L अपॉन ए। डायरेक्टली देखेंगे, क्या रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पहला पॉइंट। क्या रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? दूसरा पॉइंट। क्या R डिपेंड कर रहा है रो पर, यानी नेचर ऑफ मटेरियल? रो के बारे में थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल का नेचर होता है, हर मटेरियल का अपना नेचर होता है। जैसे इस फिगर से समझो, ये आपका नेचर है, ये मटेरियल है, इसमें देखो रुकावट यानी रेजिस्टेंस कम है, रोकने वाले कम है, जो करंट को रोकेंगे तो लेस रेजिस्टेंस, इसमें रोकने वाले ज्यादा है तो मोर रेजिस्टेंस। तो ये मटेरियल के खुद के नेचर पर डिपेंड करता है। और चौथी चीज है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैंने एक चीज बताई नहीं होगी तो बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज नॉर्मली नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करती हो। तो टेम्परेचर का रोल हर जगह आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की,
और चीजों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आइए देखते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। हमने क्या कहा, V को डबल कर दिया। अच्छा बताओ, V को डबल करेंगे तो I भी डबल हो जाएगा, आसान। अगर V को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका I भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने V को कांस्टेंट रखा है। ध्यान से समझिएगा, V को हमने कांस्टेंट रखा है और हम R को डबल कर दे रहे हैं, तो बताइए करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो है आप फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, पहली इक्वेशन। V इज इक्वल टू आई डैश और इंटू 2R, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल। तो देखो यहां से निकाल कर आएगा आई डैश इज इक्वल टू 2I। आइए इसको हम साइड में समझते हैं बहुत अच्छे से। आपको क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ध्यान से। आपसे क्या कहा जा रहा है कि V को हमने कांस्टेंट रखा है। क्या कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब V का V है, यानी हमने माना V को 1, यानी ये कांस्टेंट है। पहले भी 1 था, अब भी 1 ही है। हमने क्या किया है, I को I फाइंड करना है, I डैश। हमने इसको किया है 2R। रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, 2R। एक सिंपल सी चीज बताइए, इसको हमें लाना है 1 और इसको हमने कर दिया है 2। तो बताइए I को ऐसा क्या रखें कि हमारा आ जाए ऑटोमेटिक, आपका क्या आ जाए, आपका यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर I/2 आएगा। ठीक है, एक मिस्टेक है, देखिए। अच्छा ये I डैश है, यहाँ पर आपका 2R। अब एक सिंपल ध्यान से समझिएगा, I को हमें लाना है कांस्टेंट यानी 1 और आपने रेजिस्टेंस को कर दिया है डबल। तो I को ऐसा क्या पुट करें कि आपका आए 1। तो बताइए इसको पुट कर देंगे 1/2। खुद देख लीजिए, ये 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ देखो 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 1। इसका मतलब R जितना बढ़ेगा, सिंपल अगर मैं कहूँ R जितना बढ़ेगा I उतना घटेगा। अगर R को 2 गुना कर दिया तो I क्या होगा आपका 1/2। R को 8 गुना कर दिया, I क्या हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से उल्टा चलते हैं, अगर R को 1/2 कर दिया तो आपका जो I आएगा वो 2 आ जाएगा। यानी R जितना कम होगा I उतना बढ़ेगा। ये सिंपल सा है। आइए इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे। चलिए आइए हम लोग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए हमने देखा था। इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी L को चेंज करेंगे तो R भी चेंज होगा। पहला देखिए, R को कट किया है इंटू 2 इक्वल पार्ट। अगर R को 2 इक्वल पार्ट में हमने कट किया है, यानी इसका मतलब L/2 आएगा। तो बताइए L/2 आएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। तो अगर इसी तरीके से 5 इक्वल पार्ट में हमने कट किया है, क्या L/5 5 टाइम, तो रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, R/5। ये आसान। दूसरा, रेजिस्टेंस आपका एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपका एक कंडक्टर का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो एरिया 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यानी अगर आर या डायमीटर को आप डबल करेंगे, अगर डबल करेंगे बताइए एरिया कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। तो यहाँ हमने क्या डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन अगर एक सिंपल सी तरीके से हम लोग लिखें कि अगर आपका आर या डायमीटर को डबल किया गया है तो जो आपका एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम हो जाएगा। और अगर एरिया 4 टाइम हो गया तो बताइए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से अगर आपका रेडियस या डायमीटर 1/2 टाइम हो जाए, 1/2 टाइम हो जाए, तो बताइए एरिया कितने टाइम आपका हो जाएगा, आपका 1/4 टाइम। और 1/4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम आ जाएगा। यानी इसको अगर साइड में लिखना चाहें तो आर आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या हो जाएगा, 1/4। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम हो जाएगा आपका। ठीक, पहली चीज। अच्छा ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आर आपको कांस्टेंट कर दिया गया है, आर को हमने कांस्टेंट किया है, उसके बाद भी हमने रेडियस को डबल किया है। बताइए अगर रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया क्या 4 टाइम आएगा, सबको पता है। ये लेंथ 4 टाइम कैसे आ गई, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आर को हमने कांस्टेंट किया है, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने किया है। मान लीजिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका है लेंथ बाई एरिया। ठीक है, आर को हमने कांस्टेंट किया, कांस्टेंट को माना हमने 1। एल हमें चाहिए, मतलब एरिया कितने टाइम आपका है, 4। बताइए एल को कितना ऐसा करें, एल को ऐसा क्या पुट करें कि आपका 4 कट जाए और 1 आ जाए। तो इसको हम पुट कर देंगे 4। तो 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी लेंथ को भी हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। मैंने कहा था जो रो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं।
रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, यानी मटेरियल की वो एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है वो क्या होती है? आपकी रो होती है, रेजिस्टिविटी होती है। आइए देखते हैं रो क्या है? RA/L। आर रेजिस्टेंस का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और ओम और मीटर इसका यूनिट आएगा। आइए पढ़ते हैं। रो इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका रो होता है, रो वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कब होता है? जब आपका लेंथ भी कितना है? 1 मीटर और एरिया आपका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट का मतलब एक, लेंथ भी कितना है? एक, यूनिट एरिया भी आपका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो रो आएगा वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। ये डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमें फार्मूले से लग रहा होगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर, एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड कर रही है, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है कि जो रो होता है वो डिपेंड नहीं कर, लेंथ पर और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ मटेरियल पर और आपके टेम्परेचर पर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिया जाएगा बार बार कि हमने एरिया को डबल कर दिया, हमने लेंथ को हाफ कर दिया, बताओ रेजिस्टिविटी कितना आएगी? डबल होगी या नहीं? सिंपल बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क पड़ेगा किससे? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल से और टेम्परेचर से। दूसरी चीज़ अच्छे से समझते हैं, खुद ही सोचिए। एक सिंपल चीज़, जो मेटल होता है, जो अलॉय होता है, क्या वो कंडक्टर होते हैं? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कंडक्टर होते हैं, यानी उनके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। बताइए, अगर कोई चीज़ इजीली फ्लो हो जा रही है इसका मतलब रोकने वाला कम होगा। देखते हैं, मेटल और अलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी कम है यानी रोकने वाला कम है, तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो गुड कंडक्टर होगा। इंसुलेटर, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी रोकने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, क्या आसानी से फ्लो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब रोकने वाले ज़्यादा होंगे तो बैड कंडक्टर। तीसरी चीज़, जो आपका एलॉय होता है, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होती है प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग अक्सर देखेंगे कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें आपका एलॉय यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा रोकेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर से हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया। आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? आर से, रेजिस्टिविटी को रो से। जो आपका रेजिस्टेंस होता है, अपोजिशन बाय एटम एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम और उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा जो अपोजिशन होगा वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, यानी उसके मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? रो पर, एल पर, ए पर देख चुके हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी आपका लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर मटेरियल सेम है तो आपका रो क्या रहेगा? सेम, यानी कांस्टेंट वैल्यू फॉर पार्टिकुलर मटेरियल। मटेरियल सेम तो रो सेम। इसकी यूनिट देख लीजिए ओम, इसकी यूनिट ओम मीटर। आइए हम लोग इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ से अपना बेस बनाना है जो आपको आगे की क्लासेस में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी हमने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया। अब देखेंगे कि दो रजिस्टर को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला सीरीज़, दूसरा पैरेलल। ध्यान से सुनिएगा, सीरीज़ का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक, यानी एक के साथ एक को जोड़ना। इसका हेड टू हेड जुड़ गया, यही क्या होता है? सीरीज़। देखिए, रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया, ये क्या होता है? आपका सीरीज़। इसमें क्या होता है? करंट रिमेन सेम, यानी मान लीजिए कोई करंट यहाँ से आ रही है आई, ये करंट आई, तो आई अगर आई है तो यहाँ आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ वाले में जो आप करेंगे उसमें करंट क्या होगी? आपकी सेम होगी। लेकिन इसमें वोल्टेज क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे करेगा मैं आगे बताऊंगा। इसमें सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ ये अपने ऊपर वोल्टेज को खर्च करेगा। यानी अगर यहाँ पर 10 है तो मान लो 5 इसने अपना खर्च किया तो 5 यहाँ बचेगा, यानी इसके अंदर क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड होगा, लेकिन करंट हमेशा क्या रहेगी? सेम। इसको याद रखना है। आइए देखते हैं, आर नेट क्या होगा? R1 प्लस R2। आर नेट कितना होगा? R1 प्लस R2। आपको फार्मूला याद रखना है। डेरिवेशन कैसे आया आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी बता दूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है? R1 प्लस R2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। देखो,
हमने क्या किया, 1 2 3 नहीं बल्कि n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, n रजिस्टर को हमने क्या किया है, सीरीज में जोड़ दिया है। देखो r r r r कितने टाइम, n टाइम, तो रजिस्टर भी कितने टाइम आएगा, r प्लस r प्लस r प्लस r n टाइम। तो रेजिस्टेंस को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, nr टाइम आ जाएगा। आइए देखते हैं पैरेलल को। रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट, यानी आपको रजिस्टर को कनेक्ट किया है, पहले सीधा रहता था, अब क्या हमने किया है, मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से यहाँ पर आर को जोड़ दिया है और उसी पॉइंट से यहाँ पर एक और आर जोड़ दिया है, यानी एक ही पॉइंट पर हमने क्या किया है, दो रजिस्टर को अलग अलग जोड़ दिया है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए करंट यहाँ से आ रही है आई, क्या यहाँ पर कुछ और करंट जाएगी, यहाँ पर जाएगी I1, यहाँ पर कुछ और करंट जाएगी I2, यानी क्या करंट डिवाइड हो गई है, करंट डिवाइड हो गई है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो सेम होगा। यानी अगर यहाँ आपका V वोल्टेज है तो यहाँ भी कितना वोल्टेज रहेगा, V वोल्टेज रहेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा PV, ठीक है ना, कि आपका जो पैरेलल होगा उसमें वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये भी कैसे आता है इसको भी हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट को आपको याद रखना है। आर नेट इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आएगा क्या आएगा, R1 R2 R1 प्लस R2 दो के लिए। अगर 3 के लिए होगा तो R3 हो जाएगा नीचे। ऐसे ही हमने क्या किया है, n रजिस्टर, n नंबर ऑफ रजिस्टर को ले लिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है, कितना आएगा देखो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, R/n टाइम, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग सीरीज़ और पैरेलल पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, क्या दोनों एक के बाद एक ऐसे, फिर उसके बाद एक ऐसे, क्या पूरा का पूरा एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, सीरीज़। तो आपका आर नेट कितना आएगा, सिंपल सा जोड़ दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ गया, 20। सिंपल बस उसको जोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब देखिएगा ये आर आर आर, क्या सारे के सारे पैरेलल हैं, क्या सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, R/n, यानी अगर आप कई सारे रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए होंगे तो R/n हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना है आपका R, n का मतलब क्या है, कितनी बार जुड़े हैं, कितनी बार जुड़े हैं बताओ, 1 2 3, 3 बार जुड़े हुए हैं, R/3। इफ़ मैं अगर यहाँ कर दूँ इफ़ R इज इक्वल टू 3, तो भाई कितना आएगा आर नेट कितना आएगा आपका 3/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बताइए, एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं। देखो एक ही पॉइंट से करंट डिवाइड हो रही, पहचान यही है, अगर एक ही पॉइंट से अलग अलग जगह पर डिवीजन हो रहा होगा करंट का, तो आप कैसे पहचान जाओगे वो क्या है, पैरेलल। देखो करंट आई क्या यहाँ पर अलग डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर अलग डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब करंट डिवाइड हो गई है, क्या है, पैरेलल। और अगर करंट सेम होगा तो क्या होगा, सीरीज। आइए देखते हैं, ये 3 है, ये 6 है। हमने एक फार्मूला देखा था R1 R2 R1 प्लस R2। आइए लगाते हैं, 3 × 6, 3 + 6 18/9 कितना ओम, 2 ओम। सिंपल निकालने का तरीका है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका यानी ये दोनों आपका कैसा है, पैरेलल। बताइए पैरेलल है, इन दोनों का अभी रिजल्टेंट निकालना है, कितना आया है, 2 ओम। क्या आया है, 2 ओम। बताइए कितना आया, 2 ओम, और फिर ये 2 ओम, फिर ये वाला 2 ओम, ठीक। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है 2 ओम, ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो बताइए नेट कितना आ जाएगा आपका, 4 ओम। नेट कितना आ जाएगा, आर नेट। अब सीरीज में हो गए हैं दोनों, तो आर नेट कितना आएगा आपका, 4 ओम आएगा। क्लियर बच्चों। अब बच्चों देखो कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है, 2 या 3 टॉपिक बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चन